आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। जेएचएमसी के इजलास आम में आज बिला लिहाज वाबस्तगी तमाम जमात और कारकान ने बैनरों और फ्लेक्सी लगाने वालों के खिलाफ भारी जुर्मानों में कमी की मांग की। मजलिस रुकन असम्बली मेराज हुसैन ने मेयर बी राम मोहन से सवाल किया कि इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विंग का क्याम इसी मकसद से किया गया है कि आवाम को भारी जुर्माने किए जाएं। उन्होंने बल्दिया की काउंसिल से इस विंग के डायरेक्टर का ओहदा बर्खास्त करने की भी मांग की। इस मरहले पर विंग के डायरेक्टर के विश्वजीत ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, जिस पर मजलिस रुकन असम्बली ने उनसे कहा कि वो अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि यह सरकारी अहदेदार अवामी मुंतखब नुमाइंदों का बास नहीं होता। इस मौके पर माहौल गर्म हो गया, जिस पर मदाखलत करते हुए बी राम मोहन ने कहा कि एक अहदेदार को निशाना बनाना ठीक नहीं है। अलबत्ता कारपोरेटर्स और अरकान कवायद और सिस्टम पर एतराज़ कर सकते हैं। साबिक़ मेयर माजिद हुसैन ने भी कई बल्दी और अवामी मसाइल को उठाते हुए जेएचएमसी पर जोर दिया कि वो इसके हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वो होते हैं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हम अपनी तौर पे आवाम से कलेक्ट करते हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। बगैर कोई प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपया बढ़ाए बगैर भी हम बस रीअसेसमेंट के जरिए और जो पुराने अनअसेसमेंट प्रॉपर्टीज थे उसको फिर रीअसेस करते हुए हम ये चीज में कामयाब हो चुके हैं कि बगैर 1 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए हुए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को करीबन 1500 करोड़ रुपए तक हम पहुंचाए। ये हमारे लिए एक बड़ा इक़दाम है, जो इसके लिए मैं आपको और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा जो आता है, हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो होता है हमारे टाउन प्लानिंग से, और कंसिस्टेंटली टाउन प्लानिंग सेक्शन जो बिल्डिंग परमिशन फीस है और दूसरे जो फीस है उसको कंसिस्टेंटली उसको कलेक्ट करते हुए हर साल उसमें बढ़ोतरी करते हुए एक बड़ी रेवेन्यू जीएचएमसी को पहुंचा रहा है, जिसके लिए मैं फिर से आपको और खास तौर से कमिश्नर साहब और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि एक बड़ा रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स के बाद कोई हमें आ रहा है तो वो हमें टाउन प्लानिंग सेक्शन से आ रहा है, जिससे हम आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिससे हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं वहाँ से भी बढ़ोतरी हो सकती है अगर हम इक़दामात ले तो। मगर जब हम जस्तजू कर रहे हैं साहब, और बेशक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को सीधी तौर पे जाते हुए आवाम से उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन फीस ले रहे हैं, हर तरीके से हम कलेक्शन आवाम के जरिए से कर रहे हैं, तो जब मेरी नज़र स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाती है तो मुझे वहाँ का खाना खाली दिखता है। मुझे ये दिखता है कि आवाम से तो बराबर हम हमारे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मगर पिछले 2-3 साल से जो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे ड्यू है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे ड्यू है वो हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेशक साहब आवाम और ये भी एक हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी के खिलाफ जाना है। प्रॉपर्टी टैक्स चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का या कोई भी अदर डिपार्टमेंट का हो, ये हमारा हक है, और हम अगर यहां से पैसे ला सकते हैं तो हम इसको आवाम में ही काम लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कमिश्नर साहब, मेयर साहब के जरिए से कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के क्या प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है, कितने साल से ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है, और उसको हासिल करने के लिए आप क्या इक़दामात ले रहे हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है जो आपसे हम मेयर साहब के जरिए जवाब तलब करते हैं। दूसरी चीज ये आती है साहब कि फिर इंटरटेनमेंट टैक्स हमारे सामने आता है। जब इंटरटेनमेंट टैक्स आया तो जीएसटी जैसा आया, हमारे पास इंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। मगर ये बात समझने नहीं आ रही, जब हमारे जीएसटी आने के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स का जब हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है तो उसे फिर हम बजट में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? जब इंक्लूड कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा इंटरटेनमेंट टैक्स से जीएचएमसी को आता था, मगर जीएसटी आने के बाद ये रेवेन्यू जीएचएमसी को बंद हो गया। तो कमिश्नर, आपके जरिए कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन मांगना चाहिए, क्यों? तो ये हमारा हक था
इंटरटेनमेंट टैक्स से हमें पैसे आते थे जिससे हम आवाम की खिदमत करते थे, जो हमें टोटली तौर पे बंद हो गया है। तो जो जीएसटी से जो हमारे इंटरटेनमेंट टैक्स का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए आप लोग कंपनसेशन के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितना इससे हमें कंपनसेशन आ सकता है, ये आपके जरिए मैं कमिश्नर साहब से जवाब तलब करता हूं सर। फिर दूसरा जो आता है सर, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में हमने रिवाइज बजट एस्टीमेट बेहतरीन तौर पे 10 करोड़ रुपए रखा। ताज्जुब करता हूं सर, क्योंकि जो प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप यहां पे आप बहसत मेयर बैठे हुए और कमिश्नर साहब और तमाम अहदेदार बैठे हैं जो सख्ती से रूल बुक के हिसाब से जाते हैं, जो सख्ती से ये कोशिश करते हैं कि रूल बुक इंप्लीमेंट हो, एक्ट लॉ ऑफ द लैंड एक्ट इंप्लीमेंट हो, तो फिर जो आपका 90% जो आपका हक है पर्सनल प्रोफेशनल टैक्स का जो जीएचएमसी को लाने का है, उसके लिए आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? 90 to 95% जो आपका हमारा जो हक है जो प्रोफेशनल टैक्स से हमें आना है, उसके लिए आप नाकामयाब क्यों हैं? उसके लिए आप कलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एक आम आदमी अगर खुदा ना खास्ता 2 से 3 बार प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता है तो उसके फर्नीचर जब्त हो जाती है, कार जब्त हो जाती है, ये हो जाती है। या तो 95% एक मेजर चंक है सब, और आज का प्रोफेशनल टैक्स कितना है और उसका 90% शेयर कितना होगा, ये आपके जरिए हम कमिश्नर साहब से तलब कर रहे हैं। और ये क्यों जीएचएमसी को हासिल नहीं हो रहा है और हासिल करने के लिए कमिश्नर साहब क्या इकदाम ले रहे हैं, ये हमें इसका जवाब चाहिए सब। उसके बाद आता है साहब मोटर व्हीकल टैक्स। इसका जो रिकमेंडेशन है साहब स्टेट फाइनेंस कमीशन का, अगर मैं गलत ना हूं तो 10% इसका हिस्सा जीएचएमसी को आना चाहिए, क्योंकि रोड्स आप लेकर रहे हैं, सहूलतें आप दे रहे हैं, अच्छे रोड्स आप मेंटेन कर रहे हैं। पॉटहोल्स में जब कोई गिरता है तो गाली आप सुन रहे हैं, कोई गिर के कोई जख्मी होता है तो आप गाली सुन रहे हैं, बना रहे आप है, तो फिर इसका फायदा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका फायदा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और इसमें जो अलॉट किया गया है, ताज्जुब की बात है, खाली 0.10 करोड़। बशीराबाद रिसाले में कचरे की गुंडी के पास एक धमाके में आज सुबह कचरा चुनने वाला 55 साल नागाराजू शदीद जख्मी हो गया और वो अपने दाएं हाथ से महरूम हो गया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने बताया कि धमाका 11:15 बजे के करीब पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ और सरासमगी फैल गई। उन्होंने बताया कि पेंट के डब्बे से केमिकल निकला, जिससे ताकतवर धमाका हुआ। पुलिस ने बताया कि इस डब्बे का फॉरेंसिक माहिरीन तज्जिया कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पुलिस मुरली कृष्णा मसरूफ तहकीकात हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने जिनसी हमलों में मरने और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की अदायगी की नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 2016 से 2019 के दौरान हमलों का निशाना बनने हुए 27 मुतासरीन को 46.5 लाख रुपए की माली इमदाद तकसीम की गई। मुआवजे की रकम 25,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर मुश्तमिल है। 27 का मुजमला निर्दर्जन एसिड हमलों और 9 जिनसी हमलों का निशाना बनने वाले शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की माविनत से तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने मुतासरीन की फहरिस्त तैयार की। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने मेदाराम यात्रा के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने 2 मरतबा मेदाराम का दौरा किया है, जहां यात्रा में 1.5 करोड़ यात्री शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी इंतजाम के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। 14 ताकतवर CCTV कैमरे नस्ब किए गए और एक खुसूसी कमांड कंट्रोल भी कायम किया गया है। 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है और उनमें से बेशतर हुजूम पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर चुके हैं। मरकजी वजीर कबायली बहबूद अर्जुन मुंडा ने यकीन दिलाया कि वो मेदाराम यात्रा को एक कौमी त्यौहार का दर्जा दिलाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नुमाइंदगी करेंगे। अर्जुन मुंडा ने आज मेदाराम में कबायली देवी की पूजा की। उसके बाद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस यात्रे में मुल्क भर से कबायली अफराद शरीक होते हैं और ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा त्यौहार है। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन खानूसाज कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा दयाकर राव और सत्यवती राठौर ने मरकजी वजीर का खैर मकदम किया। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सहित आज हमारे बीच सभी मंत्री उपस्थित है। राज्य प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, DGP और जो यहाँ खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से जो प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं, उन सारे लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इस फेस्टिवल को, इस उत्सव को, इस यात्रा को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और जैसे मुझे बताया गया 1 करोड़ से अधिक लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं दर्शनाम के लिए, दर्शन किए। मैं भी आज दर्शन किया। तो ऐसे स्थान की पवित्रता हमेशा बनी रहे और उस दृष्टि से भारत सरकार क्या कुछ कर सकती है, जैसे कहा गया कि इसे ट्राइबल नेशनल फेस्ट के रूप में हम कैसे इसकी मान्यता दें। मैं ज़रूर इस संबंध में बातचीत करूंगा और जो औपचारिकता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। और निश्चित रूप से मुझे आशा है कि यह आदिवासियों का सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा यात्रा, सबसे बड़ा मेला अपना परिचय के साथ दुनिया भर को आकर्षित करेगा और भारत सरकार पूरा समर्थन करेगा। मैं इस अवसर पर पुनः इस बात के लिए, जैसे कहा गया है कि यहाँ बहुत सारे आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं और भी करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। और पुनः मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अपने आदिवासी भाइयों से मिल करके मुझे साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने कुलीन कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से वक़फ़ हमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बंजराहिल में मरकजी बजट 2020-21 के उन्वान पर खिताब किया और मुल्की मईशत पर सवालात के जवाब भी दिए। सदर नशीन सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी खान लतीफ़ खान ने सदारत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। इस लेक्चर में कांग्रेस के सीनियर कायदीन भी शरीक थे, जिनमें साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया, साबिक वजीर केजाना रेड्डी, शब्बीर अली, गीता रेड्डी और पार्टी तर्जुमान जी नारायण रेड्डी शामिल है। रिसर्च डिपार्टमेंट के सदर नशीन आमिर जावेद ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। Mr. Zafar Javed, Chairman of the College, Mr. Uttam Kumar Reddy, MP, President, Telangana Pradesh Congress Committee, General Hari Prasad, former Secretary
Padmanabhaya Garu, Mr. Ajay Gandhi, Mrs. Sunita Reddy, and my young friend Amir Javed. Distinguished guests, faculty, students of the various educational institutions on this campus, members of the media, thank you very much for inviting me to your college to address you on the budget. I don't know about you, but I'm very tired. I'm tired not because I traveled and arrived here at midnight. I'm tired after 7 days because I'm still got to get over the exhaustion of listening to a 160-minute speech. At the end, I think, even the finance minister was so tired that she gave up completing her speech and requested that the rest of the speech may be taken as delivered. The one comment that stands in our mind is what a BJP MP said immediately after the budget was presented. He said, if she had read the Satyanarayanan Katha, at least I would have known what the story is. What did she have to say? What did she want to say? What is the narrative? A budget must tell a story. At the end of 160 minutes, we are still in the dark about what she wanted to say and what she wanted the people to take away from the budget. In the 30 minutes that are available to me, I'll have to go through pretty rapidly a number of points. Firstly, the most glaring omission in this budget is what is the state of the economy? Nowhere in the budget will you get a sense of what is the state of the economy. Let me tell you what the state of the economy is. For 6 successive quarters, the GDP has declined. Never before in the history of India has a GDP growth declined for 6 successive quarters. What will the 7th quarter bring? I don't know. But all the indications are it is perhaps going to be a further decline or a flat curve. Imports are down for the last 8 months, negative growth. Exports have negative growth for the last 6 months. Agriculture is growing at 2%. Manufacturing is growing at 2%. Credit growth to industry is negative. Credit growth to MSMEs is negative. Coal, petroleum, natural gas, refining are all negative growth in the period April to November. Consumer price inflation in January 2019 was 1.95%. In December 2019, it was 7.4%. Never before again in a period of 12 months did CPI inflation rise from 1.9% to 7.4%. Food inflation is over 10%. There's not a single indicator which is positive. There's not a single indicator which gives us hope that things will improve. Yet the finance minister did not have a word to say of what is the state of the economy. You might ask yourself, why is the finance minister so reluctant to admit what the state of the economy is? Contrast with what Dr. Manmohan Singh said in 1991. The economy was in bad shape. In fact, we were in
terrible shape in 1991. We had inflation over 20%. Our foreign exchange reserves had dwindled to less than $1 billion, and growth was practically zero. And here was a man who had just become finance minister. He has never held ministerial office before. Come and tell Parliament candidly, this is the state of the economy. We are in terrible shape. We have made mistakes. We have to correct those mistakes. I propose to correct the mistakes. Here are the corrective steps that I'm announcing, and I hope I'll have your support. Remember, very few people supported him. Within the cabinet, he had only the support of 2.5 people. But that was the candor with which Dr. Manmohan Singh faced the situation. That candor was completely absent on February 1. I ask myself why? Why would a finance minister be so reluctant to admit the state of the economy? My conclusion is this government lives in denial. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सिद्दीपेट के कोटिशुरू तालाब में आज से कश्ती रानी का आगाज हो गया। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने सिद्दीपेट के म्यूनिसिपल चेयरमैन के राजा के हमरा कश्ती का सफर किया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव की कोशिशों के सबब इस तालाब को सियाहती मरकज के तौर पर फरोग दिया गया है। एक वैन ड्राइवर की हालत दिमागी की वजह से नारायणपेट में आज सुबह 5 स्कूली बच्चे करिश्माती तौर पर बच गए। बताया जाता है कि आत्माकुर के नागार्जुना स्कूल की बस खराब हुई। इस पर स्कूल के इंतजामिया ने एक खानगी ओमनी कार को नरवा मंडल के लंगमपल्ली मौजे को भेजा ताकि स्कूली बच्चों को लाया जा सके, लेकिन कार को अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने धुआं निकलते हुए देखकर फौरी कार को रोक दिया और बच्चों को महफूज तरीके से निकाल लिया। इसके बाद कार शोलापोश हो गई। सब इंस्पेक्टर SM नवीन ने बताया कि बच्चों को बाद-ए-अज़ां घर को रवाना कर दिया गया। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए आज रायदही मामूल से इंतहाई कम मगर पुरअमन रही। पोलिंग के अख्ताम पर शाम 6 बजे 54.67% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। 2015 के असेंबली इंतखाबात में कौमी दारुल हुकूमत में 66.12% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। CA को लेकर दिल्ली की फिजा को फिरकावाराना तौर पर हसास बना देने के बावजूद रायदही का अमल पुरअमन रहा। चांदनी चौक में कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा और आम आदमी पार्टी के कारकुनों के माबेन लफ्जी झड़प के सिवा कोई और काबिल जिक्र बड़ा वाकया पेश नहीं आया। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी आम आदमी पार्टी तीसरी मरतबा दिल्ली में हुकूमत बनाएगी। सिविल साइंस के इलाके में अपनी बीवी सुनीता के साथ वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि दिल्ली के अवाम काम की बुनियाद पर वोट देंगे। शाहीन बाग के इलाके में वाक़ शाहीन पब्लिक स्कूल के मरकज रायदही पर लोगों को अपनी बारी के इंतजार में तवील कतार में खड़े देखा गया। 54 साला शुक्ला शकुंतला मिथानी सबसे ज्यादा ज़ईफ खातून थी जिन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ वोट डाला। मरकजी वजीर गिरा सिंह वोटर्स को राग़िब करने, रुपये तकसीम करने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और कहा कि वो एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन पर पैसे बांटने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट
प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि पोलिंग बीजेपी के हक में जारी है और वो 50 सीटों पर कब्जा करेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी अहलिया के हमरा राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय विद्यालय के मरकज पर पहुंचे और अपना वोट डाला। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कामराज लेन के मरकज पर अपना वोट डाला और ट्विटर के जरिए आवाम से अपील की कि वो वोट डालने भारी तादाद में घरों से निकले। रायदही का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और दोपहर तक उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त रही। कई वोटरों ने शिकायत की कि इंतखाबी अमला सुस्त रवि से काम कर रहा है और बाद वोटरों को 2-2 घंटों तक अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर प्रकाश करत ने संचार भवन के मरकज पर वोट डाला। दिल्ली पुलिस ने 60,000 की फोर्स के साथ अमन जब्त की बरकरारी के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। ज्वाइंट कमिश्नर ईस्टर्न रेंज आलोक कुमार ने बताया कि पारामिलिट्री फोर्सेस ने आज बुरुशपुरी इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में जुमला 1,47,85,000 वोटर्स हैं। इनमें 66,80,000 खातून राय दहिंदे हैं। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी जो 4 दिन कबल ही दवाखाने से डिस्चार्ज हुई, दिल्ली की नरीमान भवन के मरकज पर अपना वोट डाला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह भी नरीमान भवन पर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। केरला के वायनाड से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन पर वाक़े सेकेंडरी स्कूल के मरकज पर रायदही में हिस्सा लिया। मशरक़ी दिल्ली के बाबरपुर असम्बली हल्के का एक पोलिंग अहदेदार उधम सिंह कल पर हमले के बाद फौत हो गया। वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए, जबकि बीजेपी 67 और कांग्रेस 66 सीटों पर मुकाबला कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 722 हो गई है, जबकि आज सूबे हुबी में एक ही दिन में 86 अमवात हुई हैं। चीनी अहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 34,546 तक जा पहुंची है। दुनिया भर में अब तक 1,82,000 अफराद का कोरोना वायरस के शूबे में तिब्बी मुआयना किया जा चुका है। बैरूनी ममालिक में मरने वालों की तादाद 222 बताई जाती है। इस वायरस से फौत होने में इनमें 86 जापान और 33 अमवात सिंगापुर में हुई हैं।